प्रियंका वाड्रा ने अदिति सिंह को सस्पेंड किया तो पलटकर अदिति सिंह ने भी कांग्रेस को करारा जवाब दे दिया। अदिति सिंह ने ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम हटा दिया। मतलब साफ है कि अब अदिति सिंह और कांग्रेस की राहें अलग हो चुकी हैं। कुछ ऐसा ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। कांग्रेस छोड़ने से काफी पहले उन्होंने अपने ट्विटर प्रोफाइल और बायो को बदल दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि कमलनाथ की फलती फूलती सरकार बट्टे खाते में चली गई। अब अदिति सिंह ने वैसा ही किया तो मान कर चलिए कि सोनिया गांधी की रायबरेली सीट खतरे में पड़ गई। यूपी में लॉकडाउन के बीच कई दिनों तक चली बस पॉलिटिक्स पर अदिति सिंह ने कांग्रेस के रुख की कड़ी आलोचना की थी। इस पूरे मामले में विधायक अदिति सिंह ने योगी सरकार के रुख का समर्थन किया था। अदिति सिंह ने ट्वीट कर लिखा था कि आपदा के वक्त ऐसी निम्न सियासत की क्या जरूरत। 1000 बसों की सूची, उसमें भी आधी से ज्यादा बसों का फर्जीवाड़ा, 297 कबाड़ बसें, 98 ऑटो रिक्शा और एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां, 68 वाहन बिना कागजात के। ये कैसा क्रूर मजाक है। अगर बसें थीं तो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई गई। अदिति सिंह के इस ट्वीट से प्रियंका वाड्रा तिलमिला गई और उन्होंने अदिति सिंह को पार्टी से सस्पेंड करवा दिया। बता दें कि अदिति सिंह लंबे समय से कांग्रेस विरोधी गतिविधियों में शामिल रही हैं। पिछले साल पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए अदिति विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होने के लिए पहुंच गई थीं और इसके बाद उन्हें पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कश्मीर से धारा 370 हटाने के मसले पर भी अदिति ने कांग्रेस से अलग अपना पक्ष रखा था। हाल ही में कोरोना वॉरियर्स के लिए पीएम मोदी की अपील पर भी उन्होंने दिए जलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी के कड़े तेवरों के सामने चीन की चालाकी धरी की धरी रह गई। चीन को भारत की तरफ से दिए गए कड़े संदेश के बाद चीन की आवाज बदल गई है। एलएसी पर तनाव और चीनी मीडिया में आक्रामक बयानबाजी के बाद चीन ने समझौते की भाषा बोलना शुरू कर दिया है। भारत में चीन के राजदूत सुन वेडांग ने कहा कि भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं है। द्विपक्षीय सहयोग में दोनों देशों के मतभेद की परछाई पड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। चीन के राजदूत सुन वेडांग ने दोनों पड़ोसी देशों को एक दूसरे के लिए अवसर की तरह बताया। उन्होंने कहा कि रणनीतिक आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए भारत और चीन को एक दूसरे के विकास को सही नजरिए से देखना चाहिए। चीनी राजदूत का बयान ऐसे वक्त में आया है जब चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सीमा के हालात पूरी तरह से स्थिर और नियंत्रण में हैं। इस बयान में कहा गया कि भारत चीन बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने में सक्षम है। इन सब के बीच अभी पूर्वी लद्दाख के इलाके में तनातनी वाली स्थिति बनी हुई है। यहाँ भारत के इलाकों में चीन की सेना ने घुसपैठ की थी। दोनों देशों के कमांडर संपर्क में हैं। भारत ने साफ तौर पर कहा था कि वो फॉरवर्ड पोजीशन से तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक कि चीन के सैनिक एलएसी पर गश्त वाली पूर्ववत स्थिति में नहीं आ जाते। चीनी राजदूत सुन वेडांग ने कहा कि हमें एक दूसरे के मतभेद को सही नजरिए से देखने की जरूरत है और दोनों देशों को कभी द्विपक्षीय सहयोग में इसे आड़े नहीं आने देना चाहिए। साथ ही हमें बातचीत के जरिए धीरे धीरे आपसी समझ विकसित करते हुए मतभेदों का हल निकालना चाहिए। वेडांग ने कहा कि भारत और चीन सौहार्दपूर्ण अस्तित्व के साथ अच्छे पड़ोसी और सहयोगी की तरह रहना चाहिए। सुन ने इस दौरान कहा कि भारत और चीन को इस मूल समझ पर बने रहना चाहिए कि वे एक दूसरे के लिए मौके की तरह हैं। वे एक दूसरे के लिए कोई खतरा नहीं। राजदूत सुन वेडांग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी के साथ साथ डांस करने की हकीकत को समझना चीन और भारत दोनों के लिए सही विकल्प है। इसी तरह से दोनों देशों और उनके नागरिकों के मूल हित सुरक्षित रहेंगे। दो बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में चीन और भारत को आपसी सहयोग मजबूत करना चाहिए, जिससे दोनों समान हित का विस्तार कर सकें। लगता है कि आप हवा में देखकर दलीलें दे रहे हैं। कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल से ये बात चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कही। इस बात का जवाब देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, माय लॉर्ड, दुर्भाग्य से हम राजनेता अब जमीन पर नहीं हैं। असल में हुआ ये कि लॉकडाउन की वजह से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही है और हुआ यूं कि सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल के कैमरे का एंगल सही नहीं था, जिससे ऐसा लग रहा था कि दलीलें देते समय वे ऊपर की ओर देख रहे हैं। वे बहुत देर तक इसी तरह ऊपर देखते हुए दलील देते रहे तो चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने सिब्बल से मजाकिया लहजे में कहा, लगता है कि आप हवा में देखकर अपनी दलीलें दे रहे हैं। इस पर सिब्बल ने भी मजाकिया लहजे में कहा, माय लॉर्ड, दुर्भाग्य से हम राजनेता अब जमीन पर नहीं हैं। सिब्बल की बात सुनकर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने फिर से मुस्कुराकर कहा, फिलहाल आप जमीन पर हैं और जमीनी तर्क दे रहे हैं। जब तक आपके तर्क हवा में नहीं हैं, तभी तक हम ठीक हैं, वरना। उनके इतना कहते ही सभी हंस पड़े।
एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा की कोर्ट में पेश हुए वकील को जज ने कैमरे में देखकर पहचान लिया। वे मीडिया रूम से दलीलें दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आपने पत्रकारों की सीट पर ही कब्जा कर लिया। तो वकील ने सफाई देते हुए कहा कि आज यहाँ कोई पत्रकार नहीं है। इस पर जस्टिस मिश्रा मुस्कुराते हुए बोले, ये तो ओपन कोर्ट बन गया है। इधर एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ में भी वीसीसी सुनवाई चल रही थी। पक्षकार की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे पेश हुए। उन्हें देखते ही जस्टिस मिश्रा ने पूछा, मिस्टर साल्वे, लंदन में कोरोना महामारी को लेकर हालात कैसे हैं? साल्वे ने कहा, यहाँ पर अब हालात सुधर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अमेरिका चीन के खिलाफ लगातार और तेजी से कदम उठा रहा है। तिब्बत पर चोट करने के बाद अमेरिका ने अब उइगुर मुसलमानों के मुद्दे पर चीन को घेरा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बुधवार को उइगुर मुस्लिमों का उत्पीड़न करने के जिम्मेदार चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को भारी बहुमत से मंजूरी दे दी है। अब इस बिल को प्रेसिडेंट ट्रंप की मंजूरी के लिए व्हाइट हाउस भेजा गया है। इस बिल के लिए हुए वोटिंग में पक्ष में 413 वोट जबकि खिलाफ में सिर्फ 1 वोट पड़ा। बिल के पास होने के बाद कई नेताओं ने कहा कि सीनेट ने इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया है जिससे मानवाधिकारों का हनन करने पर चीन पर प्रतिबंध लगाया जा सके। रिपब्लिकन पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस बिल पर जल्द हस्ताक्षर करेंगे। उइगुर मुस्लिमों को लेकर पारित बिल पर अमेरिका और चीन के बीच विवाद और गहराने की संभावना है। चीन जहां इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताएगा, वहीं अमेरिका इसे मानवाधिकारों से जोड़कर उठाया गया कदम करार देगा। चीन और अमेरिका के बीच पहले से ही ट्रेड वॉर, साउथ चाइना सी और कोरोना वायरस को लेकर जांच पर विवाद है। उइगुर मुसलमानों को लेकर अमेरिकी सीनेट में पारित बिल इमरान खान के लिए मुसीबत बन सकता है। इमरान न तो इस बिल का खुलकर विरोध करेंगे और न ही समर्थन। बता दें कि उइगुर मुसलमानों के उत्पीड़न को लेकर आज तक पाकिस्तान से कोई विरोध सामने नहीं आया। पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य मदद के लिए चीन की जरूरत है, जबकि चीन को भी भारत को घेरने के लिए आए दिन पाकिस्तान की मदद लेनी पड़ती है। वहीं इमरान खान ये भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका के कानून का वो विरोध करें, क्योंकि वहां से भी पाकिस्तान को भारी भरकम मदद मिल रही है। चीन में हुई 2003 की जनगणना में उइगुरों की आबादी 90 लाख बताई गई थी, जबकि अनाधिकारिक अनुमान में उनकी आबादी उससे भी कहीं ज्यादा है। उइगुर चीन के 55 अल्पसंख्यक समुदायों में से 5वां सबसे बड़ा समुदाय है। 1949 से पहले तक चीन के शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र की कुल आबादी 95% उइगुर मुसलमानों की थी, लेकिन चीन में 60 सालों में कम्युनिस्ट शासन के बाद अब सिर्फ 45% रह गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे कितने कंफ्यूज हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने मीडिया में बयान जारी कर कहा कि महाराष्ट्र में सरकार सिर्फ समर्थन कर रही है, सरकार के किसी फैसले में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है। राहुल के इस बयान से राजनीतिक हलचल तेज होने लगी तो सफाई देने महाराष्ट्र कांग्रेस को आगे आना पड़ा। उसके बाद राहुल गांधी को राज्य के पर्यावरण मंत्री और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे से फोन पर बात करनी पड़ी और राहुल अपनी बात से पलटते हुए कोविड-19 के खिलाफ जंग में महाराष्ट्र की तारीफ करने लगे। महाविकास अघाड़ी की आनन फानन में बुलाई गई बैठक से पहले राहुल ने आदित्य से फोन पर कहा कि कोविड-19 से निपटने में महाराष्ट्र सरकार अच्छा काम कर रही है। साथ ही राहुल ने जांच की संख्या बढ़ाने की सलाह भी दी। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि दिलचस्प ये है कि इस पूरे मामले में राहुल की बात उद्धव ठाकरे से नहीं हुई। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने आदित्य से लॉकडाउन 4.0 और कोविड-19 से जंग में किए जाने वाले उपायों को लेकर जानकारी मांगी। राहुल ने आदित्य को मुंबई की घनी आबादी को देखते हुए जांच की संख्या बढ़ाने की सलाह भी दी। उन्होंने आदित्य से कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हमें स्क्रीनिंग और टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। महाराष्ट्र अच्छा काम कर रहा है। बता दें कि राहुल के उस बयान से उथल पुथल मच गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस डिसीजन मेकर की भूमिका में नहीं है। हालांकि बाद में राहुल ने उसी वीडियो क्लिप का एक भाग शेयर करते हुए मीडिया पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाने का आरोप लगाया है। राहुल ने कहा कि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर महाराष्ट्र में सरकार है तो बीजेपी का काम उसे एक्सपोज करने का है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर बीजेपी सवाल उठाना चाहती है तो उन्हें उठाना चाहिए, उससे फायदा होता है। उससे हमारी सरकार उन्हें सुनकर सीख सकती है, स्वीकार कर सकती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक ढांचे को उखाड़कर बिना कोई कारण राष्ट्रपति शासन लगाना
उसमें और रचनात्मक विपक्ष में बहुत अंतर है। राहुल के इस बयान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उद्धव सरकार में मंत्री बालासाहेब थोराट को सफाई देने आगे आना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के अन्य दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है। देश भर में कोरोना फैलाने वाले तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के हिस्ट्री शीटर होने की बात सामने आ रही है। साल 2008 में दिल्ली के निजामुद्दीन थाने में मौलाना साद के खिलाफ जमीन हड़पने के मामले को तब की कांग्रेस सरकार ने अगर नहीं दबाया होता तो आज देश भर में कोरोना इस गति से नहीं फैलता। साल 2008 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने मौलाना साद और उसके सहयोगियों पर ऐतिहासिक महत्व के लाल महल स्मारक की जमीन हड़पने की कोशिश का मामला दर्ज किया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि दिल्ली पुलिस की प्राथमिक जांच में मामले के सही पाए जाने के बावजूद मौलाना साद और उसके सहयोगी मौलाना जुबैर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं, कुछ समय के बाद एफआईआर को बंद कर दिया गया। मामले में न तो गिरफ्तारी हुई और न ही चार्जशीट फाइल की गई। गौरतलब है कि मरकज के जरिए कोरोना फैलाने के मामले में साद पर गैर इरादतन हत्या के साथ ही कई मुकदमे दायर किए गए हैं। मौलाना पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है। मौलाना साद अब भी फरार चल रहा है। आपको बता दें कि मौलाना साद पर सरकारी जमीन हड़पने का केस अक्टूबर 2008 में दर्ज किया गया था। 1 नवंबर 2008 को दर्ज एफआईआर में मौलाना साद आरोपी बताया गया है। इस केस में लाल महल के ऐतिहासिक गुंबदों के पास गहरी खुदाई की गई। बाद में दिल्ली पुलिस ने सरकारी विभाग की शिकायत को गलत बताया। इसके साथ ही तबलीगी मरकज के खिलाफ 2016 में भी मामला दर्ज हो चुका है। 20 जून 2016 को मरकज के अंदर मारपीट का आरोप था। साद के सहयोगियों ने कुछ लोगों को बांधकर पीटा था। निजामुद्दीन थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई थी। मौलाना साद ने पीड़ितों के खिलाफ ही करा दी थी क्रॉस एफआईआर। इसके बाद कोर्ट में दोनों पक्षों में समझौता हुआ था। आपको बता दें कि इसी साल मार्च में निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विदेशियों समेत हजारों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल जमात के कई लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। जिन राज्यों में जमात के लोग वापस गए वहां भी संक्रमण फैला। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ाने के लिए तबलीगी जमात एक बड़ा करियर साबित हुई। जहालत के वायरस से कोरोना को फैलाने वाले मौलाना साद को अब हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी के 2 सांसदों का ताइवान की राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होना चीन को नागवार गुजरा है। दिल्ली में स्थित चीनी दूतावास ने भारत की सत्तासीन बीजेपी के 2 सांसदों के ताइवान की राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल रहने पर कड़ी आपत्ति जताई है। बता दें कि बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ताइवान में दोबारा चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनी साई इंग वेन के कार्यक्रम में शामिल थे। दोनों ने इस मौके पर साई को वीडियो संदेश भेजकर बधाई दी थी। वीडियो मैसेज में लेखी और कासवान ने कहा था कि ताइवान और भारत लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं। दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं और एक दूसरे से आजादी, लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति सम्मान से जुड़े हैं। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्ते भी बढ़े हैं, खासकर व्यापार और निवेश में। इतना ही नहीं, मीनाक्षी लेखी ने राष्ट्रपति साई को अलग से मैसेज भी भेजा, जिसे समारोह में मेहमानों को सुनाया गया। अब आपको बताते हैं कि इससे चीन को समस्या क्यों हुई। एक समय ब्रिटेन का उपनिवेश रहे ताइवान को चीन अपना हिस्सा मानता है। उसने ताइवान को अपने साथ मिलाने के लिए एकीकरण नीति भी बनाई है। हालांकि ताइवान लगातार खुद को एक स्वायत्त और स्वतंत्र देश बताता है। चीन की नीतियों की वजह से ही दुनिया के ज्यादातर देश अब तक ताइवान के अस्तित्व को नहीं मानते और उसे चीन का हिस्सा बताते हैं। भारत भी अब तक उन देशों में ही शामिल रहा है जिनके ताइवान से राजनयिक रिश्ते नहीं है। हालांकि भारत की नीतियों में ताइवान के प्रति बदलाव से चीन को समस्या पैदा हो गई है। इसी को लेकर नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास की काउंसलर लियू बिंग ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि यूएन के चार्टर में वन चाइना पॉलिसी ही अंतर्राष्ट्रीय नियम का आधार है। भारत भी दोनों देशों के बीच स्थापित हुए द्विपक्षीय रिश्तों के तहत इसी नीति के तहत चलता रहा है। बिंग ने कहा कि भारत का ताइवान के लिए बधाई संदेश गलत संकेत भेजता है। इससे अलगाववादियों को गलत और खतरनाक रास्ते पर जाने का बल मिलेगा। राजनयिक ने यहाँ तक कहा कि भारत को ताइवान के संबंध में इस तरह के बयानों से बचना चाहिए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज मामले में जांच और आपराधिक मामलों का सामना कर रहे 955 विदेशी जमातियों को 9 अलग अलग जगहों पर शिफ्ट करने का आदेश दिया है। अभी ये जमाती दिल्ली के अलग अलग क्वारंटीन सेंटरों में रह रहे थे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जमातियों के खाने और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी तबलीगी जमात की होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी विदेशी जमातियों को क्वारंटीन सेंटरों से शिफ्ट करके 9 तयशुदा जगहों पर रखा जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि सभी 9 तयशुदा जगहों पर किन किन जमातियों को रखा जाएगा, इसकी पूरी लिस्ट तैयार करके दिल्ली पुलिस को दी जाए। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये विदेशी जमाती जिन जगहों पर रखे जाएंगे वहां से वो बगैर इजाजत कहीं और नहीं जा सकते हैं। आपको बता दें कि मार्च के दूसरे हफ्ते में कोरोना को लेकर जारी पाबंदियों के बीच तबलीगी जमात के मुख्यालय निजामुद्दीन मरकज में बड़ी तादाद में विदेशी जमातियों के साथ देश के कोने कोने से आए जमात सदस्यों ने हिस्सा लिया था। दिल्ली पुलिस ने मार्च के आखिर में मरकज को खाली कराया और वहां से जमातियों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया या फिर क्वारंटीन सेंटरों पर रखा गया। इन जमातियों में से कई कोरोना से संक्रमित मिले। पुलिस ने इस मामले में तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद और उसके सहयोगियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है।